झारखंड में पिछले कई दिनों से कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 6,899 संक्रमितों की पहचान हुई है। इससे अब राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 59,675 हो गई। लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो सोमवार को 51,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच भी की गई है, जिसमें 6,899 लोग संक्रमित मिले। इससे पहले 30 से 35,000 टेस्ट हो रहे थे। उस दौरान भी करीब इतने ही नए मरीज मिल रहे थे। मौत का आंकड़ा जरूर डराने वाला है। सोमवार को सुबह में 129 लोगों की मौत हुई है। 1 मार्च से 3 मई तक 2,000 से ज्यादा संक्रमितों की मौत हो गई। वहीं रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। सोमवार को 5,614 लोगों ने कोरोना को मात दी। बात करें सोमवार को मरने वालों की तो मृतकों में रांची से 38, पूर्वी सिंहभूम से 22, धनबाद में 12 लोगों की जान गई। इसके अलावा रामगढ़ सिमडेगा में 7-7, हजारीबाग में 6, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, खूंटी में 4-4, वहीं गढ़वा, गोड्डा, कोडरमा, लातेहार, पलामू में 3-3, लोहरदगा में 2, जबकि गुमला, पाकुड़, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम में एक मरीज की मौत इलाज के क्रम में हुई। झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,073 पहुंच गई। राज्य में मिले संक्रमितों में रांची में 977, पूर्वी सिंहभूम से 731 मिले। वहीं बोकारो 397, चतरा 242, देवघर 185, धनबाद 130, दुमका 122, गढ़वा 61, गिरिडीह 271, गोड्डा 257, गुमला 363, हजारीबाग 944, जामताड़ा 146, खूंटी 206, कोडरमा 280, लातेहार 245, लोहरदगा 105, पाकुड़ 110, पलामू 178, रामगढ़ 410, साहिबगंज 49, सरायकेला 140, सिमडेगा 128 और पश्चिम सिंहभूम 222 संक्रमित मिले। सूबे में कुल एक्टिव केस 59,675 है। तो हर दिन मौत के आंकड़े अब लोगों को डरा रहे हैं। मरने वालों की संख्या कम होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो टेस्ट है उनकी संख्या बढ़ाई गई है। तो ऐसे में जो आंकड़े आए हैं, लगभग 7,000 के करीब ये आंकड़े पहुंच रहे हैं संक्रमितों के। तो टेस्ट के मुकाबले, क्योंकि 50,000 से ज्यादा टेस्ट हुए, 51,000 टेस्ट हुए हैं, तो उस हिसाब से देखें तो इस मिनी लॉकडाउन का असर तो नजर आ रहा है। लेकिन मृतकों की संख्या वाकई चिंतित करने वाली है। और अब एक्टिव मरीजों की संख्या 59,475 सूबे में हो गई है। लेकिन राहत की बात यह रही कि 5,614 लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं। और हर दिन इसी रफ्तार से अगर रिकवरी होती रही तो जल्द ही झारखंड फिर से संभल जाएगा। फिलहाल रिकवरी रेट 75% झारखंड में है। संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि टेस्ट बहुत ज्यादा थे। 51,000 सैंपल्स की जांच की गई और 51,527 सैंपल्स थे जिनमें जांच की गई और लगभग 7,000 के आसपास इसमें संक्रमित पाए गए हैं। 6,899 संक्रमित पाए गए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो संख्या थी टेस्ट की वो बढ़ी है। तो उस लिहाज से ये कह सकते हैं कि संक्रमण की दर थोड़ी घटी जरूर है, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी डराने वाले हैं।
तो हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों से लगातार कोरोना को लेकर वो अपडेट देते रहे। रांची से अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और धनबाद से दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। अंजनी, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते हम, लेकिन जिस रफ्तार के साथ टेस्ट हुए हैं, 51,000 से ज्यादा टेस्ट अगर होते हैं और उसमें लगभग 7,000 के करीब आंकड़े आते हैं, पिछले जो आंकड़े आ रहे थे उससे कंपेयर करें तो टेस्ट कम हो रहे थे और आंकड़े कमोबेश यही आ रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि अब संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। आसिया, जिस तरह से ये पूरे झारखंड की जो तस्वीर है अब थोड़ी बदल रही है, मतलब थोड़ी कमी आ रही है। तो जिस तरह से पहले जो आंकड़े आ रहे थे, रांची का हमें आंकड़ा याद है कि 1703 मामले एक दिन रांची में आए थे, और अब जो है कल जिस तरह से मामले रांची में आए हैं, तो वो लगता है कि धीरे धीरे रफ्तार में कमी आ रही है। और मौत का आंकड़ा भी, यदि हम रांची की बात करें तो पहले की तुलना में मौत का आंकड़ा भी काफ़ी कम हुआ है। तो ये हमें लगता है कि अब लोगों को धीरे धीरे तमाम चीज़ें समझ में आ रही हैं, और लोग जितना परहेज करेंगे, जितनी सावधानी बरतेंगे तो उतना अच्छा होगा। लेकिन फिर भी जो आंकड़ों का जो प्रतिशत है वो कुछ अलग जरूर कहता है कि, लेकिन ये भी बात है कि कल पूरे झारखंड में 129 लोगों की मौत हुई है। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो झारखंड में जो मृत्यु दर है वो 1.22% है। तो ये राष्ट्रीय आंकड़े से ज़्यादा है। हमें लगता है कि जब मौत के आंकड़े पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, मौत बंद हो जाएगी, तब हमें लगता है कि थोड़ा सुकून होगा। तब हमें लगेगा कि हम जो है जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जा रहा है, तो उसका नतीजा धीरे धीरे अब आ रहा है। और जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट में भी पहले की तुलना में हम देखेंगे तो 2.37% है, जो कि आज से 5 दिन पहले 2.55 हुआ करता था आसिया। तो लग रहा है कि अब जो है रफ्तार थम रही है, लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं। तो ये एक अच्छा रिजल्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि पिछले हम लोग लगभग 10 से 15 दिनों का आंकड़ा देखेंगे तो तस्वीर काफ़ी बदली है। तो वैसे में हम जरूर कह सकते हैं कि अब लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन राहत का मतलब ये नहीं है कि अब सावधानी बरतना छोड़ दें। अभी भी आपको एक लंबे समय तक जो है पूर्ण रूप से सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और कोविड के जो नियम हैं उनका पालन करने की ज़रूरत है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से जब आंकड़ों में तब्दीली आ रही है, तो और इसके साथ साथ जो ठीक होने वाले जो मरीज हैं उनकी भी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हमें लगता है कि अब आने वाला जो समय होगा अच्छा होगा, बेहतर होगा, और अब लोग जो है धीरे धीरे हॉस्पिटल की ओर रुख नहीं करेंगे। मतलब लोग बीमार नहीं होंगे तो हॉस्पिटल की तरफ लोगों के जो कदम हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और हमें लगता है कि वो पल जरूर आ जाएगा आसिया, जब हम ये कहेंगे, इसी न्यूज़ 11 के मार्फत कहेंगे कि हमारा जो आंकड़ा है वो अब 0 में आ गया है। तो उस दिन का इंतज़ार हमें भी है, लेकिन उस दिन के इंतज़ार के लिए तमाम लोगों का जन भागीदारी का जो सहयोग है वो हमें मिलता रहेगा, तभी हम इस पे हम जीत पाएंगे। क्योंकि कोरोना की जो रफ्तार है वो अभी ऐसे पूरे देश का जो आंकड़ा है वो देखेंगे तो डर जरूर लगता है। और यही वजह है कि पूर्ण लॉकडाउन की भी बात राष्ट्रीय स्तर पे चल रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि तस्वीर जैसे बदल रही है और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और लोग समझ गए हैं, तो हमें लगता है कि अब मतलब जो मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है वो धीरे धीरे अब कम होगी। चलिए, तो इसका असर दिखने लगेगा। अंजनी, हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अंजनी, उनका रुख करते हैं। देवघर से मनीष और जमशेदपुर से प्रभात भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप का रुख पहले करते हैं। दिलीप, टेस्ट जिस हिसाब से हो रहे हैं, टेस्ट की संख्या भी बढ़ी है, 51,000 के लगभग अगर टेस्ट होते हैं और 7,000 6,099 अगर संक्रमित पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि अब संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, जो आने वाले दिनों में अच्छा संकेत है। यानी इस मिनी लॉकडाउन का असर आने वाले कुछ हफ्तों में और दिखेगा।
आ रहे हैं, आंकड़ों में कमी आ रही है, कोरोना संक्रमण का दर गिर रहा है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है, सुरक्षा भी जरूरी है, बचाव के उपाय भी करने हैं। जिस तरह से कोरोना महामारी का रूप ले लिया है, तो महामारी कैसे आगे ना बढ़े इसके लिए भी तैयारी करनी है। तो हो सकता है कि मिनी लॉकडाउन का दायरा जो बढ़ाने की बात चल रही है वो तीसरा सप्ताह भी जा सकता है, सुरक्षा सप्ताह के तौर पे तीसरा सुरक्षा सप्ताह हो सकता है। और ये ज़्यादा जरूरी भी है, क्योंकि कल भी कई दिशा निर्देश आए थे कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बात सिर्फ झारखंड की नहीं है, बात पूरे देश की है और आंकड़े में लगातार इजाफा हो रहा है। धनबाद की बात करें तो कल 130 पॉजिटिव मरीज मिले और 12 इलाजरत मरीजों की मौत हुई है। तो ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 12 मरीज का मरना अपने आप में दिखाता है कि कोरोना कितना बड़ा महामारी का रूप धनबाद में ले चुका है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इसे रोकने को लेकर के जो सुरक्षा के उपाय अपनाए जा रहे हैं वो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ लॉकडाउन जैसे सख्त कदम भी उठाने चाहिए ताकि इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जाए। आशा। मनीष, देवघर में अभी स्थिति कैसी है? लग रहा है कि इस मिनी लॉकडाउन के बाद वहां पर संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है, मौत के आंकड़े घटे हैं। देखिए, संक्रमण की कमी अगर आंकड़ों की बात करें तो ये अप्स डाउन हो रहा है, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे जो ये मिनी लॉकडाउन किया गया उसका असर निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। लोग सड़क पे नहीं निकल रहे, समझदार लोग जो सचेत हैं, जो चौकस हैं, जो जागरूक हैं, वो नहीं निकल रहे हैं। लेकिन समाज का एक और भी तबका है जो बाजार निकल रहा है और बाजार में घूमना है। और आपने आंकड़ों की बात कही तो आंकड़े काफी संतोषजनक रहे हैं। मौत की भी आंकड़े कल कम हुए हैं। यहाँ पर कल 80 रैट, जब देवघर सदर अस्पताल एक यूनिट ने जब 80 लोगों का रैपिड एक्शन एंटीजन किट से जब जांच की तो एक भी नहीं पाया गया। उसके बाद RT-PCR किया गया, जिसकी रिपोर्ट अभी 2 दिन बाद ही आएगी। और लगभग कल की रिपोर्ट अगर हम लोग परसों कल की बात करें तो 163 लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो ये आंकड़े निश्चित तौर पर संतोषजनक है, सुखदायक हैं। लेकिन संक्रमण की संख्या एकदम जीरो नहीं हो रहा है, क्योंकि वजह यही है कि लोग अभी भी बाजारों में निकल रहे हैं, जा रहे हैं, बाजार घूमना जाना आना, ऐसे कई लोग हैं जो समझदार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि अभी जिला प्रशासन, चूंकि यहाँ पे चुनाव था, मतगणना था, अभी भी कई पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए हैं, ये देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अभी स्थितियाँ एक और सबसे बड़ी चीज, संक्रमण की रफ्तार अगर थोड़ा संतोषजनक है भी तो एक बड़ी समस्या यहाँ पे देवघर जिला प्रशासन वो जूझ रही है, या हम कहें कि पूरे राज्य सरकार को ये देखना पड़ा कि पहले ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन था तो फिर सिलेंडर की कमी हो गई, सिलेंडर मिलना हुआ तो रेगुलेटर की कमी हो जा रही है, रेगुलेटर की कमी है, स्वास्थ्य कर्मी की कमी है, वेंटिलेटर के ऑपरेटर अभी तक देवघर जिला प्रशासन के पास नहीं आ पाए, यानी कि जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो नहीं। रेमडेसिविर शिविर के बारे में देवघर जिला प्रशासन भी सख्त रवैया अपनाया है, चैनलाइज किया है सारे सिस्टम को ताकि कहीं उसकी कालाबाजारी ना हो। लेकिन स्थिति थोड़ी बहुत पकड़ में भी आ रही है, लेकिन अभी उतनी पकड़ में नहीं है। देखिए ये नज़ारा ये भी है, ये देखिए ये मजदूर हैं, ये जा रहे हैं गाड़ी पे किस तरीके से बैठ के, तो इस तरह का नज़ारा अभी मिल ही जा रहा है। बाजार बारात, जब हम लोग 3 दिन पहले यहाँ खड़े होकर लाइव कर रहे थे तो बारात एक यहाँ से गुजर रही थी रात में, कई लोग थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हो रहा है जो संक्रमण का सबसे बड़ा कारण हो रहा है। राशिया, संक्रमण में आंकड़े हैं उसे हम बेहतर कर सकते हैं, संतोषजनक कह सकते हैं और धीरे धीरे इसे जीरो पे ला सकते हैं। प्रभात, जमशेदपुर की स्थिति बताइए। देखिए आशिया, जमशेदपुर की स्थिति अगर हम कोरोना संक्रमित मरीजों की अगर हम बात करें तो अभी भी वही स्थिति बनी है। 100 में कमी आई है। देखिए कल 731 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। हालांकि कल 900 से ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी गए हैं, लेकिन सबसे डराने चौंकाने वाली बात है 22 लोगों की मौत हुई है। तो मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे आशिया। और अगर हम रेशियो की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी कमी जरूर देखी जा रही है। जो आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं, क्या अस्पतालों में जो कमियां हैं मेडिकल स्टाफ की, ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर की, क्या ये भी एक वजह है? अगर इन्हें जरूरी मेडिकल सुविधा मिलती तो क्या इन लोगों की जान बच सकती थी? बिल्कुल बिल्कुल ये बात कहे जा सकते हैं आशिया, क्योंकि देखिए राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा पिछले कई दिनों से ये अभियान चलाया जा रहा है कि ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाने की बात की जाए। ऑक्सीजन युक्त बेड भी बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात अगर हम पूर्वी सिंहभूम की कह रहे तो यहाँ पे वेंटिलेटर की कमी जरूर देखी जा रही है, साथ ही ICU बेड की कमी दिखाई जाएगी। चूँकि TMH और टाटा मोटर्स के पास ही ICU बेड है और दूसरे सरायकेला खरसावां में एक ब्रह्मानंद अस्पताल है जहाँ ICU और वेंटिलेटर की व्यवस्था है। अगर हम यहाँ की बात करें जो MGM अस्पताल है या फिर मेडिका
अस्पताल में बेड बढ़ाया गया है या सदर अस्पताल, इन अस्पतालों में अब तक वेंटिलेटर नहीं है और आईसीयू नहीं है। ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि देखिए गैस ऑक्सीजन तो लोग को मिल जा रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत हो रहा है, ऑक्सीजन प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन वो जब पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल हो जा रहा है उसके बाद उसे आईसीयू बेड या फिर वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है कि जो मौत के आंकड़े लगातार शहर के अगर हम बात करें पूर्वी सिंहभूम में तो बढ़ते जा रहे हैं। परसों 38 मिले थे, कल 12, परसों 12 मिले तो उससे पहले एक दिन 38 मौतें हुई थी और कल 22 मौतें हुई। तो मौत के आंकड़े कहीं ना कहीं डराने चौंकाने वाले हैं और ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कल केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान भी लेते हुए कहा कि आप लॉकडाउन की ओर जाए, इस पे सोचे और लॉकडाउन लगाने से पहले जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बारे में विचार करें। ऐसे देखिए कल कैट भी है, जो राष्ट्रीय संगठन है, कैट भी है, केंद्र सरकार से मांग किया है कि लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से पूरे देश के या फिर झारखंड की अगर हम बात करें तो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कल जो आंकड़े आए थे, कल जो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें जरूर कहा गया था कि महाराष्ट्र और झारखंड में आंकड़े थोड़े कम हुए, लेकिन अगर हम ये बात कहें कि रांची और जमशेदपुर में आंकड़े का रफ्तार वही है, संक्रमितों की रफ्तार वही और मौत सबसे ज़्यादा हो रही है, ये कहीं ना कहीं डराने चौंकाने वाले हैं। हालांकि जिला प्रशासन अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रखा है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात करें या फिर उपायुक्त के द्वारा जो चलाया जा रहा है अभियान में चेकिंग अभियान कहें या फिर कालाबाजारी रोकने को लेकर जो जितने भी राशन दुकानदार हैं उनको दुकानों में कल निरीक्षण भी किया गया था, छापामारी भी की गई थी। दुकानदार क्या सही में जो रेट है, रेट में क्या बढ़ोतरी किया और दुकानदारों को यह निर्देश दिया गया कि जो रेट सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो रेट को आप मेंशन करेंगे दुकान के बाहर में। तो ये सब सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जो लॉकडाउन की बात कही जा रही है अवधि बढ़ेगी हो सकता है, तो ये लॉकडाउन अगर बढ़ती है आसिया तो जो चेंबर हो या सामाजिक संगठनों के द्वारा ये मांग किया जा रहा है, हर लोग अब ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन सख्ती नहीं चलेगी, पूर्णतः लॉकडाउन लगाए, हम लोग इसको सर्वाइव करेंगे। क्योंकि लोग भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए। पिछले कई दिनों से हम लोगों से कई लोगों ने ये बातें पूछ भी रहे, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे चल भी रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि 4 राज्यों के परिणाम आने के बाद ये भी बात कही जा रही थी कि हो सकता है कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में लॉकडाउन लाएगा। तो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड जरूर है, लेकिन ये लॉकडाउन लगाने से पहले राज्य सरकार को जो डेली काम करने वाले लोग थे उन लोगों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। प्रभात पर कई तबकों का ध्यान भी रखना पड़ता है, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे निर्णय लिया जाएगा। 150 ऑक्सीजन को स्टॉक में रखा गया है रेडी टू मूव के कंडीशन में कि जहां भी जरूरत होगी ये ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पहुंचाए जाएंगे। क्या कुछ तैयारियां और नजर आ रही हैं? देखिए, रांची में यदि हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है। यदि कहीं कमी दिखाई देती है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में और नेटवर्किंग में समस्या आ रही है, और जिस तरह से रांची के उपायुक्त ने इसको लेकर एक टीम भी गठित की है कि ताकि किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं हो। तो हमें लगता है कि शुरुआती दौर में जो कमियां रही थी, जो परेशानी हो रही थी, धीरे धीरे करके उन चीज़ों को सही रास्ते पे लाने का एक प्रयास जरूर हो रहा है। लेकिन जहां दूसरी तरफ जो दवा की जो बात है उसको लेकर सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि अब ये सीधे जो है सरकार देगी। मतलब अब किन्हीं को भी ज़रूरत है तो इसे प्रेस्क्रिप्शन लेकर उन्हें नामकुम जाना होगा। NRHM का जो कैंपस है उसी वहीं पे एक काउंटर बनाया गया है और वहीं से दिया जा रहा है। लेकिन वहाँ भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी समस्या यही आ रही है कि लोगों की जो लाइन है उसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता है और वहाँ तो ये सब जो बलपूर्वक धनबाद में क्या है, ये तमाम चीजें जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ऑक्सीजन हैं या मेडिकल स्टाफ या फिर ऑक्सीजन के लिए कंसंट्रेटर की जरूरत पड़ रही है, इन तमाम चीजों की किल्लत है या फिर सब चीज दुरुस्त कर लिया गया है? पिछले कई महीनों से जब से कोविड का संक्रमण धनबाद में अपना पांव पसारा था और कई लोग इस संक्रमण के शिकार हुए थे, लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या हो रही है, जो भी मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं या अस्पताल का रुख कर रहे हैं वो काफ़ी गंभीर हालत में आते हैं, क्योंकि होम आइसोलेशन में रहते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है तो वो अस्पताल की ओर रुख करते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि बेड की कमी यहाँ पे दिख रही है। जो आइसोलेशन में जो लोग रहते हैं वो आते हैं यहाँ पे, वेंटिलेटर की कमी है, आईसीयू की कमी। हालांकि इस कमी को दूर करने के लिए सदर अस्पताल में 100 बेड का आईसीयू शुरू किया गया था, इसमें 60 बेड वेंटिलेटर के लिए रखा गया, तो वो पूरे तरीके से फुल हो गए हैं। और लगातार कल भी 130 मरीजों का आंकड़ा सामने आया है, परसों भी 166 मरीज मिले थे। इन मरीजों को इलाज के लिए अगर अस्पताल का रुख करना पड़ेगा तो स्थिति कैसे संभलेगी?
तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि जो बातें सामने आ रही है, जिला प्रशासन ने एक पहल की है, जो पीजी ब्लॉक है, कैथलॉग है, पीएमसीएच है, उसमें संभावनाएं तलाशी जा रही, कैसे वेंटिलेटर बेड को बढ़ाया जाए, आईसीयू बेड को बढ़ाया जाए, इस संभावनाओं को तलाशने की कोशिश जारी है। लेकिन संभावनाएं कब तक वो अमली जामा पहनाया जाएगा, इस पे सवाल उठता है। और उस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जो मरीज, कल भी 12 मरीज की मौत हुई, अगर समुचित इलाज मिलता, उन्हें ऑक्सीजन मिलते, वेंटिलेटर पे रखा जाता, आईसीयू बेड मिलते, तो शायद उनकी जान बच सकती थी। लेकिन ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं ये दिखता है कि स्वास्थ्य विभाग थोड़े और सजग होने की जरूरत है, स्वास्थ्य विभाग को और डेवलप करने की जरूरत है, चाहे आईसीयू बेड की बात हो या फिर वेंटिलेटर की बात हो या फिर कोरोना मरीज को बेहतर इलाज देने की बात हो। थोड़ी सी स्थिति को और सुधारना होगा। मनीष, दिक्कत कहाँ पर दिख रही है? क्या मैन पावर की कमी दिख रही है, या फिर राज्य के पास वो तमाम इक्विपमेंट्स है ही नहीं, या फिर मंगाए नहीं जा रहे, या मंगाए जा रहे हैं तो वो पहुंच नहीं रहे? कहाँ आखिर ऐसी दिक्कत हो रही है? देखिए, हर तरह की दिक्कतें हैं। जैसा आपने कहा कि मानव संसाधन की कमी है, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है। हालांकि आज ही हेमंत सोरेन ने, कल ही राज्य के मुखिया ने कल ही इस बात को कहा है कि अब एनजीओ के भी जो ट्रेंड है उनसे हेल्प लिया जाएगा। दूसरी ओर आप कह सकते हैं कि जो सुविधाएं हैं, अब ऑक्सीजन, एक समय था कि ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था, मारामारी हो रहा था, फिर सिलेंडर की वहाँ कमी थी, ऑक्सीजन हुआ कि ऑक्सीजन है लेकिन सिलेंडर की कमी थी। सिलेंडर को किसी तरह से ओवरनाइट 2-3 दिन लगे और जितने प्राइवेट फैब्रिकेशन वाले थे, जो फैक्ट्री वाले थे जहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, उनका सीज किया गया, उनका अधिग्रहित किया गया, मैं कहूँगा लिया गया। लेकिन अब रेगुलेटर की भारी कमी है। कुछ हेल्प ग्रुप यहाँ पर बने हुए देवघर जिला देवघर में, जहाँ जो खबरें आती हैं, डिमांड आता है, रेगुलेटर नहीं मिल रहा है। कई एनजीओ से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग कोलकाता हो या आगरा हो या पटना हो, कहीं भी रेगुलेटर का डिमांड कर रहे हैं, वहां से रेगुलेटर आ नहीं पा रहा। तो ये बड़ी समस्या है। हालांकि सुखद समाचार देवघर के लिए ये है कि अब स्वीकृत हो गया है एक ऑक्सीजन प्लांट जो कि देवघर सदर अस्पताल में लगेगा। विधायक की ओर से, देवघर विधायक नारायण दास की ओर से ये बाज़ाब्ते विभागीय प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गई है, डीडीसी कार्यालय से हो चुका है 100, लेकिन उससे भी आने में 15 दिन अभी लगेंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन इस बार कोशिश कर रहा है हर तरह से कि जो सुविधाएं हैं वो बढ़े, लेकिन ओवरनाइट जर्नी नहीं है, ये समस्याएं एक दिन की पूरा नहीं हो सकती है। दूसरी ओर की देवघर सदर अस्पताल में 2 अस्पताल हैं, एक नए परिसर भवन है, वहाँ अस्पताल चलता ही है, दूसरा अस्पताल है आपको देवघर पुराना अस्पताल, तो वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कमरे हैं, जो बेड है, उनको इस्तेमाल करने की बात हुई है। कल डीसी नैन्सी साहब जो थी वो कल जाकर के वहाँ देखा है और कहा है कि जो एक्सपैंड करने के लिए। लेकिन चूंकि एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि स्वास्थ्य प्रशासन एक अलग विभाग हो जाता है, सिविल सर्जन को डॉक्टर देखना, चिकित्सक भी देखना होता है, साथ में ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन देवघर को खास करके अपना तरीका चेंज करना होगा। और ये पूरी, हालांकि राज्य सरकार ने भी इस बात को लिए कहा है कि हर जिला में एक एडीएम रैंक के अधिकारी होंगे जो कि इन सारी चीजों को मॉनिटर करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हेल्थ सेक्टर के जो भी कर्मचारी हैं, वरीय पदाधिकारी हैं, उनको अलग किया जाए और उनको मॉनिटर करने वाला एक अलग हो, तभी जाकर के चीजें जल्दी होगी। क्योंकि सिविल सर्जन किसी दुकानदार को फोन करेंगे तो शायद दुकानदार नहीं सुने, लेकिन अगर देवघर जिला प्रशासन किसी दूसरे राज्य में भी अगर रेगुलेटर की डिमांड करे बजाते, तो निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई हो सकती है, टीम जाकर वहां से ला सकती है। लेकिन सिविल सर्जन या फिर स्वास्थ्य विभाग के लिए संभव नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इन दोनों चीजों को अलग करके देखा जाए, तब जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से और थोड़ा बदलना होगा। प्रभात, आपने ही बताया कि जमशेदपुर में भी दिक्कतें हैं, वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू बेड खत्म हो रहे हैं। इस दिशा में क्या पहल हो रही है? सिर्फ बेड की संख्या बढ़ाने से क्रिटिकल पेशेंट्स को बचाने के लिए जो जरूरी सामान है वो है ही नहीं, तो इसलिए दिक्कतें हो रही है और शायद इसलिए मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। सकते हैं कि जिस तरीके से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाले हैं। चूंकि मैं पहले भी बताया कि वेंटिलेटर की कमी है, साथ ही आईसीयू बेड नहीं है। क्योंकि मैं पहले ही बताया कि 2 अस्पतालों को छोड़कर बाद बाकी जगहों पर ऑक्सीजन युक्त बेड आपको मिल जा रहे हैं, लेकिन जो वेंटिलेटर और आईसीयू की बहुत दिक्कत है। कल जब हमने सिविल सर्जन से इसकी जानकारी लेना चाहा तो सिविल सर्जन का ये कहना था कि हम लोग भी विचार कर रहे हैं वेंटिलेटर बढ़ाने के, लेकिन उन्हें टेक्नीशियन नहीं मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसकी कमी हो जा रही है, जैसे ऑक्सीजन आपको मिल जा रहा है लेकिन ऑक्सीजन का जो मास्क है, किट है, वो अवेलेबल नहीं है, मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों का दिक्कत हो रही है स्वास्थ्य विभाग को, जिला प्रशासन को। लेकिन अभी अगर जिला प्रशासन को मौत के आंकड़े रोकने होंगे तो सबसे ज्यादा जरूरी है आज के डेट में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड बढ़ाने की। चूंकि आईसीयू का जो नॉर्म्स होता है, बहुत सारी चीज ऐसे होते हैं कि आईसीयू अगर आपको तैयार करना है तो बहुत सारी स्वास्थ्य विभाग का जो गाइडलाइन है उसको पालन करना था। वैसे में
एमजीएम अस्पताल बोले या फिर सदर अस्पताल में फिलहाल अगर आईसीयू नहीं भी होता तो वेंटिलेटर की अगर बेड की व्यवस्था हो जाएगी तो निश्चित है कि थोड़े से मौत के आंकड़े में कमी आएगी। चूंकि मौत के आंकड़े बढ़ने का कारण यह है कि जो लोग घरों में आइसोलेट है या घरों में ऑक्सीजन ले रहे हैं उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल का रुख करते हैं। और ऐसे में जितने भी अस्पताल हैं आज के डेट में जमशेदपुर में, चाहे टीएमएच हो, टाटा मोटर्स हो, 3 प्लेट हो, सदर हो, एमजीएम हो, इन सारे अस्पतालों का बेड भर चुका है। वैसे में जब सीरियस हो जाते हैं पेशेंट तो उन्हें निश्चित है कि वो वेंटिलेटर मिलता नहीं है, आईसीयू मिलता नहीं है, उसके बाद उसकी देहांत हो जाती है। तो ये हम कहें कि आपने हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल भटकते रहते हैं लोग, पैरवी लगाते रहते हैं, लेकिन अब बेड है ही नहीं क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए। ऐसे में काफी दिक्कतें हो रही है, इस पर ध्यान देना होगा और जल्दी कैसे हो इसकी भी कोशिश करनी होगी ताकि ये मौत का आंकड़ा रुके। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप, प्रभात, मनीष और अंजनी, आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए।